बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने लास्टली जो पेपर हुआ था, पहला पेपर था एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने 8 इयर्स के पास्ट पेपर को सॉल्व किया था। उसके कंसेप्ट, उनके तमाम तर पॉइंट्स, नोट्स, सपोर्टिंग कंटेंट था और बुक की कुछ समरी थी मेन पॉइंट्स के अंदर, वो डिस्कस की थी। और आप लोगों को उस वीडियो को देखने से ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि उन लोगों का पेपर सिर्फ इसलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने वो वीडियो देखी। लेकिन आज मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो पेपर कल होने वाला है, उसकी जो वीडियो है, इस वीडियो को आप सिर्फ अगर देख लेंगे तो 9 ईयर के पास पेपर इसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ को डिटेल में, और रिपीटेड जो क्वेश्चन हुए हैं उनका मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि किस ईयर के एग्जाम से वो पेपर, वो क्वेश्चन लिया गया है। इसी तरह ही नोट्स और कुछ सपोर्टिव कंटेंट और बुक की छोटी सी समरी कुछ पॉइंट्स की शेप में मैं इस वीडियो में कंप्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने में आपको खुद आप देखिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो वीडियो में मेहनत हुई है, लास्ट इंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि उसमें मुझे 300 व्यूज़ मिले हैं एक दिन के अंदर, लेकिन उसमें मुझे लाइक सिर्फ 20 मिले हैं और ज़ीरो शेयर्स के साथ। लोगों ने कोई शेयर नहीं की, वीडियो लाइक नहीं की। इवन के लोगों ने कमेंट्स ज़रूर किया कि यार इस वीडियो को देखने से उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो मैं आप लोगों से कंसेप्चुअल चीज़ें डिस्कस करूंगा आज, मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस का इतना इंपॉर्टेंट पेपर कल होने जा रहा है, जिसमें अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, मैं आपको कहता हूं कि इसमें बहुत कम हुआ है कि रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि इसमें हर कंसेप्ट डिफरेंट है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप पेपर अच्छे तरीके से दे सकेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से ये तमाम तर जो रिपीटेड पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस के, टॉपिक कंसेप्ट्स और उसके अलावा 9 ईयर के पास्ट पेपर, रिपीटेड क्वेश्चन, रेफरेंसेस, नोट्स, सपोर्टिव कंटेंट और बुक्स की शॉर्ट समरीज, अब मैं शुरू करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि तमाम तर पेपर्स की आपको इस तरह सी डिटेल्स वगैरह मिल सके। ठीक है। और अब मैं आप लोगों से स्टार्ट करने वाला हूँ। नंबर 1 पे आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे पहला पेपर है, वो 2011 का ऑटम का पेपर है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम्स की, तो मैंने क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे व्यू किया है। अगर आप दोबारा से उसको अगर देखना चाहें तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्योंकि वजह ये है कि जब मैं आंसर देने लगूंगा तो हर एक कंसेप्ट को मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं बार बार बैक पे आके ये क्वेश्चन नहीं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों को, हाँ, जो क्वेश्चन आगे फ्यूचर में रिपीट होंगे वो मैं आप लोगों को वहीं पे रेफरेंस दे दूंगा कि फला क्वेश्चन का रेफरेंस है, तो आप उस ईयर के पेपर में बैक वीडियो करके उसको दोबारा से प्रिव्यू कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार रिपीट भी हुआ है, वो मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस का साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल एंड थॉट्स हैं। यानी कि साइंटिफिक मेथड जो है इसका, जो मैनेजमेंट थ्योरी का, वो क्या है, ये बेसिकली उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ जाए कि मैनेजमेंट थ्योरी है क्या। ये बेसिकली एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था, फ्रेडरिक। आपने फ्रेडरिक टेलर का रेफरेंस ज़रूर देना है क्योंकि 1911 में इन्होंने ये थ्योरी रिवील की थी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को मैं अभी मेन पॉइंट के ऊपर पढ़ने लगा हूँ, जिसमें मैंने कुछ हाईलाइट कर दी है, 2 3 4 चीज़ें हैं जो इस तमाम तर कंसेप्ट के अंदर आपसे डिस्कस की जाएंगी। द एम्प्लॉय मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग the work done in an efficient manner. Each employee is assigned to certain tasks in which they are qualified, which only allow them to move order to मेंटेन वर्क टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बेसिकली बात वही है कि मैनेजमेंट का फोकस यही होता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। लेकिन इस थ्योरी का क्या पर्पज़ है? इस थ्योरी का बेसिकली पर्पज़ ये है कि ये सिर्फ बातों पे या ऑब्जर्वेशंस पे नहीं है, इस साइंटिफिकल डाटे के ऊपर है। साइंटिफिकल डाटा क्या होता है? जो प्रीवियसली जिस मेथड को अडॉप्ट करके रिजल्ट्स आए हैं, प्रूवन जो मेथड्स हैं, उसको बेसिकली कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। तो आप जब साइंटिफिक मेथड का क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आप उसमें ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि साइंटिफिक मेथड वो मेथड है कि जिसमें प्रूवन स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रूवन फ्रेमवर्क होते हैं, प्रूवन प्रोसीजर एंड प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 2 पॉइंट्स मजीद लिखे हैं। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, रिजल्ट बेस्ड, यानी कि जिससे ऑलरेडी रिजल्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं, उसी के ऊपर ही ये बेस करती है।
नंबर सेकंड पे ईच पर्सन असाइंड स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस टास्क इन ईच। अच्छा, हर एक बंदे को ना स्पेसिफिकली टास्क दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं और उस रिजल्ट को बेसिकली उसी को री प्रोड्यूस किया जाता है। किसी और को अगर वो टास्क दिए जाए तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो उसको बेसिकली कहा जाता है कि डाटे के अकॉर्डिंगली वो साइंटिफिक थ्योरी उसको बोला जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल का जो मैंने रेफरेंस दिया था, फ्रेडरिक टेलर का आपने रेफरेंस दे के ये मेंशन कर देना। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है कि जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आइडिया होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है। एक परफॉर्मेंस का रिजल्ट आया है, उसके स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं, ये करने से ये रिजल्ट आता है, ये करने से ये आता है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड पे आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को इंप्लीमेंट करना, तमाम तरह रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना। ये तमाम तरह चीज़ें साइंटिफिक मैनेजमेंट में आती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि जो टूल्स एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन है कि टूल्स पुराने तो नहीं हो गए, इसकी वैलिडिटी क्या, तमाम तो टूल्स को देखते हुए उस कंपोनेंट का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फंक्शनल फॉरमैनशिप, यहाँ पे बेसिकली हर एक स्टेप्स के ऊपर फॉरमैन होता है, हर एक स्टेप्स को वैल्यूएट किया जाता है। फॉरमैनशिप का मतलब ये होता है हर एक स्टेप को वैल्यूएट किया जाता है कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके बेसिकली कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आता है फॉर्मेशन एंड स्पेशलाइजेशन। देखें, वही बात है कि अगर एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है बार बार, तो उसमें स्पेशलाइजेशन होती जाएगी। डिवीजन ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स, इसमें मैनेजर्स एंड वर्कर की डिवीजन की जाती है, कौन सा बंदा किसको रिपोर्टेड है, हर एक बंदे के अंदर टीम दी जाती है, और इसी तरह से आगे इसके तमाम तर डिटेल्स हैं। और ये अब आगे जाते हैं हम इसके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। दोस्तों, ये आप बार बार वीडियो थोड़ा सा बैक करके जरूर देखिएगा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। 70 to 80% चांसेस है ये रिपीट हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? सिलेक्टिव ऑफ टास्क। अच्छा, प्रिंसिपल्स में क्या है? साइंटिफिक मेथड का प्रोसेस है। ये देख लीजिए, सिलेक्टेड एंड टास्क है, सेटिंग है, टाइम एंड मोशन स्टडी है, ट्रेनिंग रूल्स एंड ट्रेनिंग्स हैं, सुपरविजंस हैं, डिफरेंशिएट रिवॉर्ड्स हैं, लाइन फॉरमैन टू सिलेक्ट एंड ट्रेन वर्कर्स। ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या, एक एक चीज़ होती है ना जिसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस बेस पे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट सक्सेसफुल होती है। तो उसमें टास्क सेटिंग की जाती है, टाइम सेट किया जाता है, कितना टाइम किस टास्क को लगेगा, ट्रेनिंग दी जाती है, सुपरविजन की जाती है, और डिफरेंशिएट रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं कि यानी कि इस काम को ख़त्म करने पे ये उसको अप्रेजल मिलेगा, इस काम को ख़त्म करने पे बोनस मिलेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें इसके प्रिंसिपल में आती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा। नंबर सेकंड पे आ जाता है रिलेशन थ्योरी। रिलेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन थ्योरी बेसिकली क्या कहती है? फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड रिजल्टिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अगर ग्रुप्स है या इंडिविजुअल है, अगर उसका रिजल्टिंग बिहेवियर होगा, यानी कि उसको अगर जब तक आप रिवार्ड नहीं देंगे तो वो कभी भी उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो उस तमाम तर थ्योरी को, जिसको रिवार्ड ओरिएंटेड थ्योरी कहा जाता है, वो उसको लिखा है बेसिकली एल्टन मायो ने। ये रिलेशन थ्योरी कहा जाता है। देखें रेफरेंसेस, आप परेशान ना हो, साइंटिफिक थ्योरी और ये रिलेशन और एक का टॉपिक और है जिसमें रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, बाकी किसी में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीन याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिलेशंस में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं रिलेशंस में? फोकस ऑन पीपल, यहाँ पे रिलेशन का बेसिकली मकसद क्या है? यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे फोकस ऑन पीपल। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, क्योंकि ये इन्वायरमेंट भी पीपल की तरफ से बेस करता है। मोटिवेटिंग पीपल, मोटिवेट पीपल का करेंगे तो वो रिजल्ट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। टीम वर्क, वो भी पीपल से ही होता है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी पीपल से ही होता है। ओके, नाउ रिलेशन, जो रिलेशन थ्योरी है, रिलेशन क्या कहती है? एक से दूसरे शख्स के साथ किस रिलेशनशिप पे या किस तरह एक रिलेशनशिप बिल्ड करके एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। रिजल्टिंग बिहेवियर बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप इसको रिलेशन को, रिजल्टिंग बिहेवियर को अगर इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो आपका रिमेंबर करना आसान होगा। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं रिलेशन थ्योरी के? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन हो। अच्छा, फिर उसके बाद आता है रिटेनिंग एंड ट्रेनिंग वर्कफोर्स, गुडविल ऑफ कंपनी। डिसएडवांटेजेस इसमें आता है कि टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर बात आप किसी से रिलेशनशिप बना के अगर काम लेंगे तो रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सेटिस्फाई नो वन, किसी भी बंदे को आप 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये एक डिसएडवांटेजेस है। नो क्लियर फोकस फॉर डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उस वक्त फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो लोग इतनी सीरियसली नहीं लेते। तो ये बेसिकली रिलेशन की थ्योरी थी। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच बेसिकली अप्रोच क्या है?
कि कोई भी लीडर है वो जब किसी टीम को रन करता है या मैनेजमेंट किसी टीम को लेके चलती है, तो वो एक अप्रोच होती है, उनका एक माइंडसेट होता है, किस तरह से हर एक लीडर का अलग माइंडसेट होता है। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच का क्वेश्चन आया हुआ, आप क्वेश्चन पेपर में जाके देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच इज यूज टू इनहेंस डिसीजन मेकिंग पावर बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है कि मेजरेबल, जो आपके पास फ्रेमवर्क मेजरेबल टूल्स होते हैं, उसके थ्रू जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच कहा जाता है। लीडर अगर किसी भी बंदे की वैल्यूएशन करना चाहे, क्वांटिटेटिव अप्रोच उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस पे वो देखते हुए अगर करेगा तो वो क्वांटिटेटिव अप्रोच आएगा। इसमें बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, एमआईएस। एमआईएस बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एमआईएस के थ्रू तमाम तर डाटा इंटीग्रेट होता है। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज, ये एक मैं टर्म आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, स्केजुलिंग होती है। देखिए क्वांटिटी है ना, प्लानिंग में भी क्वांटिटी है, बजटिंग में भी क्वांटिटी है, स्केजुलिंग में भी क्वांटिटी है, फिर क्वालिटी कंट्रोल में भी क्वांटिटी है, इन्वेंट्री ऑटोमाइजेशन में भी है, कैश फ्लो मैनेजमेंट में भी है, वर्क स्केजुअल, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये तमाम तर जितनी भी प्लानिंग्स हैं इन सब का मजमुआ एमआईएस है। एमआईएस के थ्रू अगर कोई रिजल्ट के अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेता है या किसी मैनेजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाता है तो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाती है। तो ये मैनेजमेंट साइंसेज एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तमाम तर मैनेजमेंट की क्वालिटेटिव मैनेजमेंट की टाइप्स हैं। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट में मैनेजमेंट साइंस, मैंने फर्स्ट पे आपको मैनेजमेंट साइंसेस का बताया था। फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी इसी तरह से है कि एक पूरा ऑपरेशन वर्क कर रहा है, एक क्वांटिटेटिव है, किसके बाद कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तमाम तर क्वांटिटेटिव अप्रोच में आ जाता है। ठीक है, फिर नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम। मैं शॉर्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट्स की शेप में किसी एक पॉइंट को निकाल के वो क्वेश्चन दे देंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा मकसद आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। नेचर ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, नेचर ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग की मैनेजेरियल नेचर क्या है? ठीक है, द प्रोसेस मैनेजर रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कोई भी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आता है उसको मैनेजर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी होती है मैनेजर की, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आज डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को डिस्कस करने वाला है। नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग बेसिकली कैसे होता है? कोई भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी या एकदम से कोई थ्रेट आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो आपको डिसीजन वगैरह लेना पड़ता है। तो नेचर ऑफ डिसीजन क्या आता है? सिलेक्शन प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं डिसीजन मेकिंग के कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। आप गोल सेट करके डिसीजन ले सकते हैं, आप किसी चीज़ को चेकलिस्ट बना के सिलेक्शन करके डिसीजन ले सकते हैं, या किसी चीज़ को मजीद उसमें वर्किंग करके उसको कंटिन्यू करके डिसीजन ले सकते हैं। टाइप ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन होता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। ये क्वेश्चन अलग से आया हुआ है, मैं आपको दोबारा बताऊं, ये इसी टॉपिक में मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन अलग से रिपीट हुआ है। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम ये होता है कि पहले से प्री प्लान्ड है, ऑटोमेटिक सिस्टम बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, तो वहां पे अगर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो बहुत ईजी है। नॉन प्रोग्राम ये है कि आपका कोई भी ऑटोमेटिक डिसीजन नहीं है, ऑटोमेटिक कोई भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं बनी हुई, अचानक से एकदम से कोई एक्सीडेंटली कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसपे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो बेसिकली नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स का भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। मजे की बात है कि इसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। स्टेप इन डिसीजन मेकिंग में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखें, डिफाइन प्रॉब्लम, फिर रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ डिसीजन, कि आप जो आपने प्रॉब्लम फाइंड कर ली, उसके बाद आप ये देखेंगे जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है। उसके बाद आप जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लिखें, फिर उसको ऑब्जर्व करें, उसमें से एक टॉप का सॉल्यूशन उठाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर उसको देखें कि उसका फीडबैक क्या आता है। अगर पॉजिटिव है तो उसको कंटिन्यू करें, नेगेटिव है तो उसको दोबारा से रिवैल्यूएट करें आप। ठीक है, वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ओके, चैलेंज इन डिसीजन मेकिंग क्या आता है? टाइम कंस्ट्रेंट्स है, मतलब टाइम का इश्यूज वगैरह आता है कि जब आप डिसीजन वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें आपको टाइम चाहिए होता है, बाद टाइम बहुत कम होता है। अनसर्टेनिटी, अचानक से एकदम आ जाता है, आपको नहीं उसका रिजल्ट पता होता, अनसीन है, तो उस वक्त ये चैलेंज बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आता है। फिर उसके बाद कमिटमेंट लेवल इंक्रीजिंग है, कि आप जब किसी से कमिटमेंट लेवल आपका इंक्रीज होता है कि ये बंदा ये काम करेगा, आप डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं करता, तो ये भी एक चैलेंज आता है। बॉन्डिंग रैशनली है, फिर कन्फ्लिक्ट है।
कन्फ्लिक्ट बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है कि दो बंदे आपके इर्द गिर्द हैं, आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से दो बंदों की आपस में नहीं बनती किसी वजह से, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में चैलेंज आ सकता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन है, मैनेजेरियल डिसीजन, करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन, जो डिसीजन लेने वाला करेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, किस बेस पे किन किन चीज़ों पे डिसीजन लिया जाता है। रिस्क, किसी चीज़ का रिस्क भी हो सकता है करेक्टरिस्टिक डिसीजन मेकिंग का, लैक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। देखिए करेक्टरिस्टिक एक पार्ट है, किस पार्ट को मिला के डिसीजन बनता है। रिस्क, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, अनसर्टेनिटी, कन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों को मिला के करेक्टरिस्टिक है इसके, ये इसकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये चीज़ें लाजमी होंगी मैनेजरियल डिसीजन में। फिर एडवांटेजेस हैं, लार्ज इंफॉर्मेशन पूल होता है इसमें, मतलब ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसको जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है यार, मैंने ये खुद से लिखे हैं। डिसएडवांटेज 1% डोमिनेट कर जाता है इसमें, ठीक है, ये देख लें दोबारा से। डिसीजन मेकिंग में जो बंदा डिसीजन करता है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। ग्रुप थिंकिंग है, गोल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। लार्ज इंफॉर्मेशन पूल है, ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ओके, प्लानिंग प्रोसेस का क्वेश्चन कम से कम 9 टाइम रिपीट हुआ हुआ है इन 9 ईयर्स में। मेक श्योर करें कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसके प्रिंसिपल पहले देख लें कि प्लानिंग किसका प्रिंसिपल है। देखें 4 तरह के प्रिंसिपल मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। इसमें पहला प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लानिंग के ऊपर। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या है? Being aware of opportunity, establish objective and goals, developing planning, determine alternative. लास्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये मैं ऊपर वापस चला जाता हूँ, ये देख लें, ये आ रहा है स्टेप इन डिसीजन मेकिंग और ये प्लानिंग, ये ऑलमोस्ट स्टेप सेम है इसके, ठीक है। यही अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, फिर आपने एवेल्युएट करना है, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव है, एस्टैब्लिश आपने करना है, इंप्लीमेंट करवाना है, फॉलो अप और फिर फीडबैक लेना है आपने, अगर ठीक है तो आगे चलें, नहीं तो उसको छोड़ दें। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में क्या आता है? ऑटोमेटेड प्लानिंग आती है, जो ऑटोमेटिक मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम प्लानिंग है, स्केड्यूल प्लानिंग है, ये भी प्रोग्राम प्लानिंग है, बिजनेस प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग होती है, मार्केटिंग प्लानिंग होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, सक्सेशन प्लानिंग होती है। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के अंदर क्या क्या प्लानिंग हो सकती हैं, आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं टाइप ऑफ प्लानिंग के अंदर, ठीक है। डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ प्लान इन ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ प्लान इन ऑर्गेनाइजेशन, वही बात ऊपर, यही ये देख लें नीचे रिपीट हो रहा है। ऑपरेशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिक प्लानिंग, कंटीजेंसी प्लानिंग, सिंगल यूज प्लानिंग, हायरार्की प्लानिंग, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, इन्होंने क्या डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ प्लान इन ऑर्गेनाइजेशन आपने लिख दिया, कंट्रोल सिस्टम इम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स भी लिख दें कि अगर हम प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज कोलैबोरेटिंग, सोर्स ऑफ डायरेक्शन, फोकस ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट, गोल कंट्रोल, ये तमाम तर जो हैं बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेप्स इन डेलीगेशन प्रोसेस, ऑब्स्टेकल इन डेलीगेशन प्रोसेस। बेसिकली पढ़ लेते हैं डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन ये होता है कि आपके पास एक काम है, आपने किसी किसी से वो काम करवाना है, तो आप क्या करेंगे, उसको डेलीगेट करेंगे। उसको डेलीगेट करने का मतलब क्या है, उस काम को अथॉरिटीज को आप ट्रांसफर करेंगे। ये देख लें, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी ही है ये, कि आप एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटी ट्रांसफर करेंगे तो उसको कहा जाता है डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में दो स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन डेलीगेशन, ऑब्स्टेकल इन डेलीगेशन, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ऑब्स्टेकल हैं, क्या क्या मसाइल आते हैं डेलीगेट करते हुए, और डेलीगेट किया किस तरह जाता है। डेलीगेट करने का सबसे मेन चीज तरीका ये होता है कि आप डिफाइन करें टास्क को, क्या क्या ड्यूटीज यहाँ पर डेलीगेट करना चाह रहे हैं, फिर आप टैग सेलेक्ट करें उस पर्सन को जिसको आप करना चाह रहे हैं डेलीगेट। उसके बाद आप रीज़न उसको बताएं कि क्यों डेलीगेट उसको की जा रही है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो किसको रिपोर्टिंग होगा, कंसीडर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, एग्रीड ऑन डेडलाइन, उसको एग्रीड करवाएं कि वो डेडलाइन तक ख़त्म करे। सपोर्ट एंड कम्युनिकेट, आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। फीडबैक ऑन रिजल्ट्स, आप उससे रिजल्ट का फीडबैक लेते रहें, कितना हो गया कितना हो गया, मेजर रिजल्ट्स। ये तमाम प्रोसेस है डेलीगेट करने के। अगर आप किसी को डेलीगेट करना चाहते हैं काम, तो ये प्रोसेस है, आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एग्जाम्स की तैयारी तो है ही है। इनसिक्योरिटीज, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं जब आप डेलीगेट करते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में कमी ये एक आप किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि यार ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। आप 100% राइट पर्सन चूज नहीं कर सकते, तो ये एक इनसिक्योरिटी है। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, आपको ये डर होता है यार ये बंदा गलती ना कर दे। आपको इनसिक्योरिटीज ये होती है कि एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, आप जब उसको दे देंगे काम तो उसके बाद वो गलत कर दे तो आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग का कंट्रोल रखते हैं। आपको यहाँ पे फेयर होता है कि यार ये गलत हो गया तो क्या होगा। डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर आप राइट बंदा चुनना चाह रहे हैं, हो सकता है गलत बंदा काम सही काम किसी गलत बंदे को चला जाए, तो अगर आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो तब ये प्रॉब्लम आपको इनसिक्योरिटी रहेगी। कम्युनिकेशन, आप जब किसी के साथ भी डेलीगेट कर रहे होते हैं तो आपको कम्युनिकेशन पाथ अपना देखना होता है कि कम्युनिकेशन इसकी आपके साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, ताकि नेक्स्टली जब आप इसको डेलीगेट करें तो उसके बाद आप इजीली उनसे कम्युनिकेट करके रिजल्ट्स भी पूछ सकें। इन्वायरमेंटल आपको इनसिक्योरिटी होती है, हो सकता है कि आप किसी को डेलीगेट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है कि जो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि जो अकेले में होता है, लेकिन वो एक आप कह लेंगे इंट्रो एक्सट्रोवर्ट बंदा है, वो लोगों के साथ घुल मिल पसंद करता है, तो वो आपको ये भी एक फेयर होता है। स्किल ऑफ सबऑर्डिनेट, स्किलफुल नहीं है आपके पास बंदा जो आप डेलीगेट करना चाह रहे हैं काम, तो ये भी आपको एक फेयर है। फेयर ऑफ फेल्यूर, अगर ये काम ना हो सका आपको ये डर होता है। लैक ऑफ विलिंगनेस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, हो सकता है आप जिसको डेलीगेट करना चाहते हैं वो उसको एक्सेप्ट ही ना करेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता। अनएबल टू ट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये डेलीगेशन में आती हैं। अच्छा, अब ये देखें, एक तरफ था बैरियर, अब एक तरफ था डेलीगेशन को सिक्योर कैसे किया जा सकता है। काम जब देना चाहें तो आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि यार जिसको दिया है तो फ्यूचर में ये जो ऑब्स्टेकल मैंने डिस्कस किए ये ना हो आपके साथ, ये जितनी भी चीज़ें हैं तो वो करने का बेहतरीन तरीका से उसको सोर्स करने का, इस्टेब्लिश ऑफ क्लियर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, आप बिल्कुल क्लियर बता दें कि आपने क्या क्या करना है जिसको आप असाइन करना चाह रहे हैं। क्लियर आउट डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज बता दें कौन बंदा किसको रिस्पॉन्सिबल है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर आप डिफाइन कर दें। अब मोटिवेट सबऑर्डिनेट थ्रू इंसेंटिव एंड रिवार्ड, अब जो बंदे को डेलीगेट कर रहे हैं उसको बताएं कि यार अगर ये काम खत्म करता है उसको बोनस मिलेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको अप्रेजल मिलेगा, उसको ट्रिप मिलेगा, उसको छुट्टियां मिलेंगी, कुछ भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप जब इसको डेलीगेट कर दें तो उसको ट्रेन भी करें, डेवलप भी करें उसको कि यार आया कि कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। स्टैब्लिश ऑफ कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश उसमें करें ताकि अगर कोई काम गलत हो रहा है तो वहीं पे आप उसको लॉक कर सकें। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, आप डेलीगेशन का प्रिंसिपल बना दें और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करें, डू एंड डाई के ऊपर, कि यार नहीं इस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, मैंने इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज होता है कि टॉप मैनेजमेंट से लोएस्ट मैनेजमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग कौन कौन किस किस को करेगा, कौन सा बंदा किसका रिस्पॉन्सिबल है, ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बना होता है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि हर बंदा अपनी काम का खुद जिम्मेदार है, गलत होगा सही होगा वो रिपोर्टिंग करने वाला, रिपोर्टिंग लेने वाला उसका कोई नहीं है, तो वो अपने काम को छुपाने के लिए गलत काम और गलतियों पर गलतियां करता जाएगा। तो ये दो तरह के सिस्टम है, इनके ऊपर आपने थ्योरी लिखनी है कि सेंट्रलाइज की क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसेंट्रलाइज के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज, एक छोटा सा एडवांटेज डिसेंट्रलाइज का एक जहन में आता है कि इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होगा। तो इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज है कि हर बंदा अपनी जिम्मेदार है हर एक अपनी फील्ड का, तो इसमें कोई रिपोर्टिंग मैनेजर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी सेव होगी, टाइम भी सेव होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर पूरा आप डिटेल में अपना कंसेप्ट अपनी तमाम तर डिटेल वर्किंग कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट आपको बताना कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप। बिहेवियरल अप्रोच ऑफ लीडरशिप बेसिकली ये है कि एक लीडर है वो कैसे बिहेव करता है। जैसे एक लाइन के अंदर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल लिख के दूं, सक्सेस ऑफ अ लीडर बेस्ड ऑन बिहेवियर रेदर देन नेचुरल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपका एक इंसान का बिहेवियर है कि वो गुस्से से बात करता है, तो यहाँ पे उसका बिहेवियर है कि वो कैसे लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो टाइप ऑफ लीडर के कौन कौन सी होती हैं और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर लीडरशिप कैसे अप्लाई होता है। पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप है कि कुछ लोग होते हैं कि जो पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप होते हैं, जो लोगों के साथ एक दूसरे को कनेक्ट करके लीडिंग करते हैं और एक मसले को रिजॉल्व करते हैं। टास्क ओरिएंटेड लीडर होते हैं, कुछ सिर्फ टास्क के ऊपर काम करते हैं कि यार इस काम को होना चाहिए जैसे भी हो। इनडिफरेंट लीडर, अपॉर्चुनिटीज लीडर जो अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हैं। पार्टनरिस्टिक लीडर जो चाहते हैं कि यार अगर नहीं काम हो रहा दूसरे बंदे को इन्वॉल्व करके काम करें। सपोर्टिव लीडर जो खुद सपोर्ट करते हैं एक काम को करने के लिए। तो ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये लीडरशिप क्वालिटीज।
ठीक है। तो बेसिकली ये है लीडरशिप। और बिहेवियरल लीडरशिप क्या है कि एक बंदा है, अब उसकी एक नेचुरल क्वालिटी है कि उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो टीम के साथ चलने वाला है, क्या वो टास्क ओरिएंटेड है, क्या वो अपॉर्चुनिटिस्ट ओरिएंटेड है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि ये लीडरशिप में क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप लीडिंग करेंगे उसको। फ्यूचर ऑफ लीडरशिप, फ्यूचर ऑफ लीडरशिप, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। वाई लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट के, अब वाई लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट के अंदर ही फ्यूचर ऑफ लीडरशिप है कि लीडरशिप फ्यूचर में के लिए कितना जरूरी है। वाई लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव बॉटम लाइन परफॉर्मेंस। लीडरशिप का फ्यूचर में लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का फ्यूचर क्या है, या फ्यूचर लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे मैं वाई रीज़न डिफाइन कर रहा हूँ। इम्प्रूव बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, लीडरशिप बॉटम लाइन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। रिटेन टैलेंट, वो जो स्टार एम्प्लॉई है उसको रोके रखता है, उसको लेके चलता है। इंक्रीज सक्सेस इन नेविगेटिंग चेंज, जो भी चेंजिंग हो रही है उसके अंदर जो कामयाबी है उसकी रेशो को बढ़ाता है। हेल्पिंग पीपल टू फुलफिल देयर नीड्स, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसकी हेल्प करता है। लीडर रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है दो बंदों के दरमियान तो उसको लीडर रिजॉल्व करता है। लीडर प्रोवाइड गाइडलाइंस, बिल्ड वर्क एनवायरनमेंट। एक लीडर या मैनेजर, देखें एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, यहाँ पे बार बार मैनेजर का वर्ड यूज़ होगा और बार बार लीडर्स का वर्ड यूज़ होगा। मैनेजर और लीडर ऑलमोस्टली सेम परफॉर्म करते हैं, सेम कैटेगरी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और सेम रीजंस होती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर या मोटिवेशन के एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 7 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको आप दोबारा से थ्योरी को दोबारा डिटेल से देखें। मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर एन एसेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन, मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। सो एक कारोबार की कामयाबी के लिए मोटिवेटेड जो एम्प्लॉय है वो एसेट है। टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या होती है, इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक आपके अंदर से आती है मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक बाहर से आती है मोटिवेशन। बाहर से मोटिवेशन क्या आती है, आपने गाड़ी ले ली, आपको बाहर से मोटिवेशन आ गई, आप फिर कुछ अर्से बाद गाड़ी चलाने लगे, आपको मोटिवेशन कम हो जाएगी। इंटरनल मोटिवेशन है कि आपका एक ड्रीम है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन एक आपके अंदर है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। तो टाइप ऑफ मोटिवेशन इम्प्लाई की दो होती हैं, आपको समझने की जरूरत है कि वो इंटरनल मोटिवेटेड है या एक्सटर्नल मोटिवेटेड है। अगर एक्सटर्नल है तो रिवार्ड देके उसको कर सकते हैं, अगर इंटरनल है तो उसके ड्रीम को पूरा करने की में उनकी हेल्प करके आप उसको मोटिवेट रख सकते हैं। हाउ टू मोटिवेट, आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉय को, रिकॉग्नाइज करके उसको, मतलब जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करके आप उसको कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं उसको बोनस की शेप में। ठीक है, आप उसको वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे सकते हैं कि यार वो अपना काम करे, काम जल्दी खत्म हो गया चला जाए, एक इन्वायरमेंट उसको फ्रीली दे सकते हैं। कैरियर पाथिंग उसको बता सकते हैं, यार उसको अभी अभी कहाँ पे है, कहाँ पे वो जा सकता है, प्रमोशंस के उसको बता सकते हैं कि वो प्रमोट हो सकता है। उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते करके मोटिवेट कर सकते हैं, उसको प्रमोशनल ग्रोथ दे सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं कि आपकी जॉब इतनी आसानी से नहीं जाएगी, आप एक की एम्प्लॉई हो। मेडिकल आप उसको फैसिलिटीज़ दे के आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दे के कर सकते हैं। वर्क कंडीशंस, आप एक ऐसी फ्रीली वर्क कंडीशन लगा सकते हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेट रहे। बेनिफिट क्या होते हैं मोटिवेटेड एम्प्लॉय के, कि अनसर्टेनिटी अगर आ जाती है कंपनी के अंदर तो वो हायर मैनेजमेंट तक नहीं जाएगा, वो उसको खुद ही रिजॉल्व करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत अच्छी करेगा क्योंकि वो मोटिवेट है। फिर उसके बाद इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, नई नई प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, उसको वो नई नई प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा। प्रोएक्टिव होगा, कोई भी चीज़ होने वाली होगी वो पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लेगा। स्टे कंपनी लॉन्जर, स्टे कंपनी लॉन्जर, वो कंपनी में ज़्यादा टाइम तक रुकेगा अगर मोटिवेट होगा। बेटर टीम प्लेयर, बहुत अच्छा टीम प्लेयर होगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू मेजर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की दो मेजर थ्योरीज हैं जो मैस्लो ने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 2 से 3 4 दफ़ा कुछ रेफरेंसेस आपको याद करने की जरूरत है, ये आपने नहीं बोलना, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। दो थ्योरीज हैं, एक है मैस्लो नीड्स हायरार्की और एक है हर्ट्जबर्ग हायरार्की। ठीक है, तो ये जो ये हर्ट्जबर्ग है और मैस्लो, इनमें क्या फ़र्क है। बेसिकली जो थ्योरी मोटिवेशन के ऊपर मैस्लो ने लिखी है उसके अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, सोशल नीड्स है और एस्टीम नीड्स है। साइकोलॉजी नीड्स, किसी की साइकोलॉजी के मुताबिक उसको उसको मोटिवेट आप कर सकते हैं। सेफ्टी, किसी को प्रोटेक्ट करके कर सकते हैं। सोशल, किसी कोई सोशलाइज होता है उसको सोशलाइज करके आप कर सकते हैं। एस्टिमेट नीड्स। फिर हर्जबर्ग क्या कहता है, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइज, ग्रोथ। अब देखें दोनों की ना, अगर आप देखें उसने एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन किया और इसने सब कैटेगरी को ब्रेक ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने
इसके आगे एक छोटी सी मैंने कमेंट लिखा हुआ है, ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है, बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, और हर्सबर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी बेस्ड ऑन, ये है फीलिंग गुड, ये मतलब अच्छी फीलिंग फील होने के लिए, और ये नीड के ऊपर है कि बंदे की ज़रूरत पूरी करें तो वो मोटिवेट रहता है और यहाँ पे एक अच्छा फील करवा दें। उसके बाद आ जाता है पॉलर एंड लॉलेस थ्योरी, ये आता है वैल्यू एबिलिटी या रिस्क। ये बेसिकली आपको ऊपर की दो कर लें आप, इनफ है आपके लिए, इनफ के एक भी कर लेना आप थ्योरी मोटिवेशन के ऊपर, बाकी आप इसके ऊपर बेनिफिट्स लिख लें, आप एम्प्लॉय मोटिवेशन की इंटरनल एक्सटर्नल और मोटिवेट किस तरह किया जा सकता है, ये चीज़ें वगैरह आप लिख लें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है जी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये मैंने एक्सेप्शन, मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया, एक लाइन में इसका आंसर लिखा, आपने इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखनी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बेनिफिट वो आप लिख सकते हैं, बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करने हैं आप। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है, ओनली इन्वॉल्व देयर मैनेजर बाय स्पेसिफिक इशू। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन कि एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब एक मैनेजर उसको दे दिया गया है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सिर्फ इशू के ऊपर उस मैनेजमेंट को अप्रोच कर सकता है, अदरवाइज उसको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए तो वो उस मैनेजमेंट को अप्रोच नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा मार्केटिंग का काम कर रहा है, एडमिन का भी काम कर रहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट में आता है मार्केटिंग के, तो वो अगर मार्केटिंग का इशू होगा तो सिर्फ अपने मार्केटिंग हेड को ही इन्फॉर्म करेगा, और वो स्पेसिफिकली इशू कि अगर किसी को कोई इशू बता दिया जाता है, अगर ये इशू आए तो वो अप्रोच करे, तो वो उसी सूरत में ही अप्रोच करेगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, देखें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस करने का ये फार्मूला है, आप ये याद रखें, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो पहले उसका मेन गोल होता है कि ब्रेक इवन की तरफ जाए, और नुकसान भी उसको ना हो, प्रॉफिट भी ना हो बेशक, लेकिन नुकसान भी ना हो, तो ये तमाम तर कंडीशन ब्रेक इवन के ऊपर होती है। रेशियो एनालिसिस कंपोज लाइन आइटम डाटा फ्रॉम अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिवील इनसाइट रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियो एनालिसिस बेसिकली कंपनी का जो कंपनी के डाटा को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के इनसाइट्स में जाके आपने लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशन और एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी, टाइप्स ऑफ रेशियोज कितनी हैं, लिक्विडिटी रेशियो है, क्या सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो है, कवरेज रेशियो है, और मार्केट प्रॉस्पेक्ट रेशियो है। ये बेसिकली रेशियोज क्या बताती हैं कि आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, या फॉर एग्जांपल इसको मैं एक आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊं आपको, तो अगर एक एसेट है वो 100 रुपये का, लायबिलिटी 200 रुपये की है, तो रेशियो क्या बनेगी, एक और रेशियो दो, मतलब एक का डबल। तो इस तरह की रेशियो निकाली जाती है, दो दो ईयर्स का रिकॉर्ड निकाला जाता है, या दो अल्टरनेटिव चीज़ों की कि यार इसमें सेल ये हुई है, ये प्रोडक्ट इतनी, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट की यूनिट 100 सेल हुई हैं और एक की प्रोडक्ट की यूनिट 200 सेल हुई हैं, तो आप एक रेशियो टू, आप ये इस तरह की रेशियो बताएंगे कि ये रेशियो थी, एक रेशियो बता रही होगी कि ये डबल है, ट्रिपल है, कितना है ये, ठीक है। एक ही रेशियो दो होगी तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में लास्टली आपने पढ़ा था, मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए, या आम नॉर्मल पब्लिक के लिए, या एक बिजनेस के लिए। एक्सलेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है, इकोनॉमिक बिजनेस स्टार्ट करता है, पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, इसी तरह से बिजनेस में जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। प्रमोट इनोवेशन, नई नई आइडियाज़ लेकर आता है ये। इम्प्रूव पीपल लाइव्स, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सैलरीज देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एंटरप्रेन्योर करता है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन करता है कि जब एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है जॉब्स भी आती हैं। सोशल वेलफेयर का काम करता है, डोनेशंस करता है, जारी बात है जब पैसा क्रिएट होगा तो डोनेशंस भी जाएगी। इंप्रूव एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस, करंटली कंपनीज चल रही हैं उनको परचेज करता है, उनको मजीद इंप्रूव करता है, या अपनी कंपनी के अंदर को प्रोडक्ट ऐड कर देता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट ये है कि एक पूरी एक इंडस्ट्री के अंदर एक कम्युनिटी को डेवलप करता है, ठीक है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल फॉर फ्यूचर मैनेजर फॉर वेरियस, ये हो गया वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो एक मैनेजर के लिए या लीडर के लिए
एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए क्या क्या स्किल ज़रूरी होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन स्किल होता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेलीगेशन स्किल होता है। देखिए सिंपल सा स्किल है। अब आप खुद को एज अ मैनेजर कंसीडर करें कंपनी के अंदर, तो आपको खुद आइडिया होगा कि ये स्किल यार मेरे अंदर होने चाहिए। मेरे अंदर कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरे अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, डेलीगेशन काम को किस बंदे को कौन सा काम देना है वो स्किल होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल होने चाहिए, मेंटरिंग होनी चाहिए आपके अंदर, टीम बिल्डिंग स्किल होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, लिसनिंग सुनने का स्किल होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन होनी चाहिए, मोटिवेशन रिकॉग्निशन होनी चाहिए, फंक्शनल स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल होनी चाहिए। ये तमाम तर स्किल होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2012 का पेपर। इसको आप जूम करेंगे, ये बेसिकली कॉपी ही ऐसी रिसीव हुई है, लेकिन आप जूम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं होता तो अब यहाँ से मेरे ये सारे क्वेश्चन मैंने रिजॉल्व किए हैं, इसके अंदर कोई रेफरेंस दिया क्वेश्चन रिपीटेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, importance approach of regards of the evaluations of management। evaluation of management बेसिकली क्या कहता है कि जो अभी की मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले मैनेजमेंट ऑब्जर्व करते थे, अपने एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के मुताबिक करते थे, डिसीजन लेते थे। यहाँ पे क्या हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, जो पहले से ही प्रीवियसली सक्सेस प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर क्लासिक थ्योरी ये क्लासिक थ्योरी क्या कहती है, हु फोकस ऑन जॉब कंटेंट स्टैंडर्डाइजेशन द डिवीजन ऑफ लेबर विद साइंटिफिक अप्रोच। देखें साइंटिफिक अप्रोच में अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की बात करें तो वो साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही मैनेज करेगा चीज़ों को। प्री साइंटिफिक, किसी चीज़ को साइंटिफिक से पहले क्या प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंगली फिर आ जाता है क्लासिक थ्योरी, साइंटिफिक, न्यू क्लासिकल थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, वो फोकस ऑन फिजिकल रिसोर्सेज एम्प्लॉय, ये बेसिकली फिजिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली ही मैनेज करता है चीज़ों को। तो ये बेसिकली थ्योरी न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट में आ जाएगी। फिर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अप्रोचेबल, ये बेसिकली अब अथॉरिटी हायरार्की को प्रेजेंट कर रही है ये थ्योरी। ये बेसिकली मॉडर्न थ्योरी है, ये बेसिकली हायरार्की को इसलिए कर रही है कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की अगर हायरार्की नहीं है, कौन सा बंदा किस काम के लिए है, कौन सा बंदा किस काम के लिए रिपोर्टिंग है, कौन किसके लिए है, ये तमाम तर चीज़ें इसमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में आ जाती हैं। अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अप्रोच क्या होती हैं, साइंटिफिक अप्रोच, सेम वही साइंटिफिक अप्रोच है। पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, कि वो डाटा एंड फिगर्स और सक्सेसफुल प्रूवन प्रोसेसेस के थ्रू जब वो करता है तो वो साइंटिफिक अप्रोच होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एक मैनेजर है वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के थ्रू अगर डिसीजन लेता है या काम करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। यहाँ पे क्या आएगा, प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग आएगी। मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कॉस्टिंग है। उसके बाद आ जाता है अप्रोच में बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का अलग से क्वेश्चन आया था, क्वांटिटेटिव अप्रोच का अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, सिस्टम अप्रोच का अलग से क्वेश्चन आया, कंट्रोलिंग अप्रोच का अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं अलग अलग डिफाइन करता जाऊंगा। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का ऑटम का 2011 का क्वेश्चन 1 ए, जो मैंने टॉप पे पहला आपको क्वेश्चन रिजॉल्व किया था वो आप देख लें जाके। ये बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी का रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। प्रोग्राम एंड अनप्रोग्राम डिसीजन, मैंने आपसे डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपसे डिस्कस किया था, प्रोग्राम एंड अनप्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं, वो उसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बेसिकली वो डिसीजन है प्रोग्राम की जो ऑटोमेटेड है, जो एक प्रोसीजर बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है, अलाइंड है, वो बेसिकली आ जाता है प्रोग्राम में। और नॉन प्रोग्राम में एक्सपीरियंस डिसीजन में क्या कौन कौन से डिसीजन आते हैं, जिसका आपने कोई अचानक से आ गया, सडन आ गया, एक्सीडेंटली आ गया, तो वो डिसीजन आपका अनप्रोग्राम डिसीजन है। कंट्रास्ट डिफरेंसेस, बेसिकली ये एक क्वेश्चन था, इसके कटिंग आई थिंक इमेज के दौरान कट हुआ है। कंट्रास्ट डिफरेंसेस बेसिकली किसी भी चीज़ में दो में डिफरेंस आ रहा था, या तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में आ रहा था, तो वो एक वर्ड था। इसको खैर आप लीव करें, नेक्स्ट चलते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेसिकली डिसीजन कैसे लिया जाता है, पहले आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे रेलिवेंट तमाम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जनरेट मल्टीपल
अल्टरनेटिव्स, आप मल्टीपल सोल्यूशन उसके बनाते हैं या क्या क्या उसका हल हो सकता है, फिर उसमें से बेस्ट हल आप निकालते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं ठीक है या उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है रीज़न ऑफ फेल प्लान। ये एक अलग से कुछ 4 to 5 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। रीज़न टू फेल प्लान, प्लान जो भी हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस फेल होने के पीछे क्या क्या रीज़न होती हैं। इम्प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग प्रॉपर नहीं की गई होती, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद क्या क्या है, क्यों कर रहे हैं वो नहीं होता, लैक ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब करने जा रहे होते हैं बीच में आके छोड़ देते हैं, लैक ऑफ अलाइनमेंट होता है, मतलब नहीं पता किसके बाद क्या करना है, लैक ऑफ कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट नहीं ली होती या कमिटमेंट नहीं दी होती, कंसंट्रेट एंड अनकंट्रोलेबल, मतलब एक चीज कंट्रोलेबल ही नहीं है आपके, वेदर कंट्रोलेबल नहीं है फैक्टर आपके लिए, ठीक है, तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो इसलिए कंसंट्रेट ऑफ अनकंट्रोलेबल में हम जब करते हैं तो वो बेसिकली इसी चीज की तरफ आता है कि आपका प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अनफोर्सीन इवेंट्स, अचानक से कोई इवेंट आ जाता है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्किल, जिसको आप दे रहे हैं, कोई डेलीगेट कर रहे हैं, प्लान में का हिस्सा बना रहे हैं, वो उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो लैक ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है और वो चीज़ डिसिप्लिन भी नहीं है तो प्लान फेल हो जाएगा। चूजिंग द रॉन्ग टीम, आपने गलत बंदा चूज कर लिया तो प्लान फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं वाई मैनेजर रिसिस्ट प्लानिंग। देखें एक था फेल हो गया, अब प्लानिंग जरूरी क्यों है। देखें यहाँ पे मैनेजर का वर्ड अगर निकाल भी थे तो प्लानिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, प्लानिंग क्यों जरूरी है। प्लानिंग बेसिकली मैनेजर के लिए क्यों जरूरी, मैनेजर क्यों फोकस करता है कि यार प्लानिंग होनी चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि आप प्लानिंग में गोल को बहुत छोटे छोटे पीसेस में आप डिवाइड करते हैं, विजन को बड़े गोल, लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म से मिड टाइम से स्मॉल टाइम गोल, और छोटे छोटे स्मॉलेस्ट गोल डेज में, फिर हॉर्स गोल्स में आप कन्वर्ट करते हैं, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आप रिवील वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, आपको पता चलता है किसमें कितना कितना दम है और कौन ये काम नहीं कर सकता, आपको वैल्यूएट करने में बड़ी आसानी होती है। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कोई रिजल्ट अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर आपने प्लान किया हुआ है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अनप्लान की निस्बत बहुत अच्छी होगी। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग करने से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। रिस्क फैक्टर आपको पहले से प्लान किया होता है आपने, ये करेंगे, ये ऐसे अगर ये होगा तो ऐसे करेंगे, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है रिस्क फैक्टर को कम करती हैं। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, आप जब प्लान करते हैं तो आप डिसीजन फौरन लेंगे क्योंकि आपने प्लान किया हुआ है। सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बेसिकली है, और ये भी डायरेक्शन ही आई थिंक डबल ड्यूल लिखा हुआ है। अच्छा, सेंस ऑफ डायरेक्शन में बेसिकली क्या है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन में आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो आपकी जब प्लान कर लेते हैं तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आपका टाइम एंड पैसा सेव हो जाता है। उसके बाद आपकी हाईलाइट प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि आपको कौन सा काम करना है, किस टाइम करना है, ये तमाम तर चीज़ें आपकी हो जाती हैं। यहाँ पे भी मैंने रिड्यूस अनसर्टेनिटी लिखा है, फोकस ऑन द राइट थिंग, ये तमाम तर चीज़ें प्लानिंग में ज़रूरी हैं, तो ये आप इसको एक दफ़ा स्टडी कर लें। ओके, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सेपरेट चेन ऑफ कंबाइन एंड एम्प्लॉय आर जनरली अकाउंटेबल टू और मोर बॉसेस, दो से ज़्यादा बॉसेस को अगर एक बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वो आता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं, वीक मैट्रिक्स है, बैलेंस मैट्रिक्स है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है। वीक मैट्रिक्स में हर बंदा हर बंदे के पास अथॉरिटी है। बैलेंस में आपका एक मिडल मैन, मतलब एक ऐसे बंदे के पास अथॉरिटीज हैं कि दो से ऊपर तीसरे के पास अथॉरिटी दे दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग में डिपार्टमेंटल हेड के पास अथॉरिटीज हैं। ये देख लीजिए, मैं इसको एक थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इधर से क्लियर हो जाएगा। एवरीवन पावर, वीक मैट्रिक्स, हर बंदे के पास पावर्स है। वीक मैट्रिक्स है, बैलेंस मैट्रिक्स है, मैनी पावर्स, मतलब हर बंदे के पास नहीं है लेकिन ज्यादा बंदों के पास है। स्ट्रॉन्ग पावर, डिपार्टमेंटल हेड के पास पावर्स है। फिर यहाँ पे आ जाता है एडवांटेजेस क्या क्या है, क्लियर डेलीगेट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्लिगेशंस, एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बेसिकली मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को।
इसी के मुताबिक मैट्रिक होगा कि ये बंदा इसको रिस्पॉन्सिबल है, ये बंदा इसको रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, एक है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और एक है मैट्रिक्स। कौन सा बंदा किसको रिस्पॉन्सिबल है तो ये मैट्रिक्स में आएगा। डिसएडवांटेजेस, टू बॉसेज हैं इसलिए प्रॉब्लम है कि एक को पसंद आए दूसरे को आ जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल कम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है जब दो रिपोर्टर हों। ये तमाम तर डिसएडवांटेजेस को आप एक दफ़ा स्टडी कर लें। मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, क्योंकि तैयारी भी करनी है और आपने पॉइंट भी नोट करने हैं। टीम्स एंड ग्रुप्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि टीम्स क्या है और ग्रुप क्या है। टीम्स को पहले देख लेते हैं। टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंसंट्रेट, एक सेकंड होल्ड, सॉरी, team is a group of people who coordinate their efforts for common goal। एक ही गोल है, एक ही गोल के ऊपर टीम्स बनाई जाती हैं। ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा गए, लेकिन एक कॉमन गोल है कि मेन गोल क्या है। और ग्रुप क्या है कि ग्रुप में हर एक जो लोगों का एक ग्रुपिंग हुई हुई है, हर एक का कॉमन गोल नहीं है, हर एक का गोल अलग अलग है। वो अपना काम का रिपोर्टिंग है, ये अपने काम का रिपोर्टिंग है। फिर ग्रुप हेड होते हैं जो उन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम, अच्छा, टीम इफेक्टिव टीम का अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्टरिस्टिक देख लें कि टीम के लिए करेक्टरिस्टिक क्या क्या है। दे हैव क्लियर गोल्स एंड प्लान्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गुड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग, दे फोकस ऑन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजिंग। अच्छी जो इफेक्टिव टीम है, जो रिजल्ट करती लेकर आती है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये बेसिकली मैंने आपसे वो डिस्कस किया। ठीक है, मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड प्रिंसिपल क्या क्या है। मैनेजमेंट अप्रोचेज बेसिकली वो अप्रोचेज हैं कि मैनेजर और लीडर्स, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि अगर अप्रोचेज की बात आएगी लीडर्स की हो या मैनेजर्स की हो, एक ही अप्रोचेज होंगी। तो मैनेजमेंट अप्रोचेज कौन कौन सी होती है। क्वालिटेटिव अप्रोच, सिस्टम के मुताबिक वो चलता है, उसको नहीं पता उसका बिहेवियर क्या है, उसको नहीं पता, उसको किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, सिस्टम के मुताबिक चलेगा। सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि वो सिचुएशनल अप्रोच के फ़ौरन सिचुएशन के ऊपर डिसीजन लेता है, तो ये सिचुएशनल अप्रोच मैनेजर होगा। साइंटिफिक अप्रोच जो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर डिसीजन लेता है, साइंटिफिक अप्रोच होगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ऑपरेशनल अप्रोच, अथॉरिटेटिव अप्रोच। ये बेसिकली वर्ड खुद ही बता रहे हैं क्या अप्रोचेज हैं। इसका क्वेश्चन अलग से कोई भी एक रैंडम उठा के दिया जा सकता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि इसको आप कंसेप्ट क्लियर आपके हो गए हैं ताकि आप उसके ऊपर लिख सकें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आया था मैनेजमेंट अप्रोचेज और यहाँ पे है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर भी दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसके। हेनरी फ्योल ने ये बेसिकली एक और क्वेश्चन है, रेफरेंस आ गया। प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल बताए हैं, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, काम की डिवीजन करनी है आपने, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने प्रॉपर डिफाइन करनी है, डिसिप्लिन, डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर एक बंदे का अलग से आपने इंटरेस्ट डिफाइन करना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने आपसे अलग से क्वेश्चन डिस्कस किया, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन आ गया कि हर एक चीज़ सेंट्रलाइज होनी चाहिए, कौन सा बंदा किसका रिस्पॉन्सिबल है। कमांड एंड ऑर्डर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। डेवलपिंग मिशन, विजन एंड वैल्यूज़, ये भी प्रिंसिपल है, इसका एक पार्ट है डिसीजन लेने का और मैनेज करने का। यहाँ पे सेंट्रलाइज है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लीडिंग पीपल है, डिसीजन मेकिंग है, मैनेजिंग ग्रुप्स एंड टीम्स हैं, फिर एसेंशियल ऑफ कंट्रोल्स। अब नेक्स्ट है जी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। एक है मैनेजर, एक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी खुद ऑटोमेट काम करती है और मैनेजर एक प्रॉपर एक अपने बिहेवियरल वर्किंग करता है, अप्रोचेज है उसकी, माइंड सेट है उसका। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, डाटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये वो बेसिकली बताए गए हैं, जिसमें डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं इजीली, प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन मेथड्स आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिड्यू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती इसमें। फिर आपने न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट क्रिएशन आपको करने में इतना इशू नहीं होता। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कंपोनेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन।
ये बेसिकली वही प्लानिंग का हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग। टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम प्लानिंग का अलग क्वेश्चन आया, ऑर्गेनाइजिंग का अलग आया, मॉनिटरिंग का अलग आया, जिसमें डिसीजन मेकिंग है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो, ये अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी कवर होंगी। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, फिर इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट, फिर उसके बाद कोलैबोरेशंस है, मेकिंग डिसीजंस है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, कोलैबोरेशन है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, डाटा स्टोरेज एंड बैकअप है, फिर डाटा मैनेजमेंट है, ट्रैक एक्टिविटीज़ एंड टाइम है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 टाइम रिपीट हुआ है, 13 टाइम रिपीट हुआ है। डिफरेंट, एक सब क्वेश्चन के अंदर भी हुआ है और एक मेन क्वेश्चन के अंदर भी हुआ है। तो एबिलिटी टू डिटरमाइन प्रोग्रेस, कंट्रोल बेसिकली किसको कहते हैं कि आप किसी चीज़ को, किसी भी प्रोग्रेस को जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल करने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रोसेस है। आप इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड। ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट एक जैसे हैं। मैं ये 4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यही 4 पॉइंट डिटेल में ऊपर है। आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। ये पैरामीटर्स हैं। इस पैरामीटर के अंदर रहते हुए जो भी वर्किंग हो रही है उसका रिजल्ट ये आएगा। आपने एक पूरा प्रोसेस कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। टर्म्स ये हो सकते हैं, ये बंदा ये करेगा, इस बंदे का ये करने से ये रिजल्ट आएगा। एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। उसके बाद आप परफॉर्मेंस, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको वैल्यूएट करेंगे अपने स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड लिख लिए, परफॉर्मेंस आपने देख ली, उसके बाद स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूएट कर लिया कि ये स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। फिर आपने देखना है कि आपने स्टैंडर्ड को चेंज करना है या इम्प्रूव करना है, या यही स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2014 का ये आ गया। 2014 में आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूं, 2014 में ये आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2011 में क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हुआ है, 2013 में क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हुआ है, 2011 में क्वेश्चन नंबर 3, 2011 में 8, 2011 में 2। देखें 2011 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2013 से 6 हुए हैं। अब मैं ये 2-3 क्वेश्चन ऊपर रिपीट नहीं हुए हुए उसको आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डिस्कस कल्चर एंड ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिस, हाउ टू ट्रेन मैनेजर। ओके, ये बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होता है ग्लोबली, तो आप अपने मैनेजर को क्या ट्रेन करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से आप मैनेजर को ट्रेन कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बी ओपन होना चाहिए। हर एक बंदे को कल्चरल डिफरेंसेस को आप वेलकम कहें, कि ऐसा ना हो कि कोई बंदा कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कोई और, तो आप उसको कहें जी हमारी टीम में नहीं आ सकता। आपके लिए ओपन कम्युनिकेटर होना चाहिए। अपने मैनेजर को बताएं कि वो ओपन कम्युनिकेटर हो, ताकि ईजीली तौर पे वो कल्चरल को वेलकम कर सके। अब अच्छी लैंग्वेज आप मतलब जो भी लैंग्वेज है कम्युनिकेटर की, वो आप अपने मैनेजर को सिखा सकते हैं ताकि वो बेटर तौर पे कम्युनिकेट कर सके। हर एक कंट्री का, हर एक बंदे का अपना स्टाइल होता है। तो आप मैनेजर को डिफरेंट, अगर आप ग्लोबलाइज होने जा रहे हैं तो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंगली, कल्चर के अकॉर्डिंगली आप मैनेजर को ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, टाइम जोन डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप मैनेजर को टाइम जोन के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट प्लान करवा के दे सकते हैं, ताकि किस टाइम कौन सा काम किस कंट्री में होगा, तो तमाम तक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कल्चरल ट्रैकिंग होनी चाहिए आपके पास। प्रैक्टिस सिंपथी, एम्पैथी और सिंपथी के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। ये डिटेल टॉपिक है आपके पास। एम्पैथी की प्रैक्टिस करवाएं अपने जो मैनेजर हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ग्रुप्स होने चाहिए आपके पास। अडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज़ को वेलकम करें, वही बात रिपीट हो रही है। टीम बिल्डिंग होनी चाहिए आपके मैनेजर्स को। इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होने चाहिए। टूल्स होंगे तो टाइम, काम वगैरह, टाइम वगैरह जो सेव हो जाएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे आप जाएंगे तो ये अलग से फिर से रिपीटिशन हो रही हैं इसी की। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे मैनेजर को क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ती हैं। डिफाइन टीम स्ट्रक्चर एंड कोर कॉर्पोरेट वैल्यूज़, यूज टूल्स एंड टेक, वही बात। एक्नॉलेज एंड डिस्कस कल्चरल डिफरेंसेस, ब्रेक द आइस एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर, कि ओपन कम्युनिकेटर होना चाहिए। ये तमाम तो दोबारा से चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर ऑफ कंट्रोल। पावर ऑफ कंट्रोल खुद बता रहा है कि एक प्रोग्रेस जो है, एक कंपनी की, एक बंदे की प्रोग्रेस जो हो रही है, उसको प्रॉपर तौर पे को कंट्रोल करने की पावर्स किसके पास है, राइट्स किसके पास है। बेसिकली राइट्स के अकॉर्डिंगली आप अगर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो आप किसको
कौन सी अथॉरिटी दे रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप अगर कंट्रोल करेंगे MIS के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये सॉफ्टवेयर के ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, पावर ऑफ कंट्रोल। अगर आप पावर ऑफ कंट्रोल बंदों को देंगे तो अपनी मर्जी से ऑपरेट करेंगे, सिस्टम को देंगे तो सिस्टम, किस सिस्टम को देंगे, वो सिस्टम होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली टाइप ऑफ सिस्टम में MIS में आ जाता है। ये मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर तौर पे यहाँ पे नज़र आ सके। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये सारे आ जाते हैं MIS के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, टाइम सेविंग है। डिसएडवांटेजेस क्या है, साइबर अटैक यहाँ पे हो सकते हैं। ये तमाम तर कंट्रोल आप अगर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं सिस्टम को, तो आप एक पूरे सिस्टम को कंट्रोल दे दें, लोगों को कंट्रोल देने से बेहतर है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अलग से क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये टिप्स क्या क्या है। टाइप्स क्या है कि ये वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, लिसनिंग भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से क्या क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स होती हैं, कंपनी कल्चर है, एम्प्लॉई रिकमेंडेशंस है, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, एम्प्लॉई सक्सेस है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, रिमोट वर्क है, क्राइसिस मैनेजमेंट है। यहाँ पे अब हम आते हैं डोंट शो नेगेटिव। टिप्स क्या हैं इसके मैनेजमेंट के, इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल जो है, डोंट शो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, ये बेसिकली एक बंदे के स्किल के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो इंटरपर्सनल एक पर्सनल जाती स्किल्स हैं। इसकी टिप्स क्या क्या है, डोंट शो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, डू नॉट इंटरप्ट अदर अदर पर्सन। बेसिकली ये ना कैमरे से पिक्चर ली गई है, मेरे पास स्कैनर अवेलेबल नहीं था, तो आप यहाँ पे अगर किसी को अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे से नोट्स वगैरह ले सकते हैं, कमेंट्स कर दें और कमेंट्स के थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा ताकि आपके साथ मैं नोट्स शेयर कर सकूँ। ठीक है, डोंट बी डिफेंसिव, बी कॉन्फिडेंट, और ये तमाम तर चीज़ें आप एक दफ़ा इसको स्टडी कर सकते हैं या मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट आ गया है हमारे पास 2013 ऑटम। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2012 में क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हुआ है और ये देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन बाद में रिपीट हो रहे हैं, पहले के आंसर मैं दे चुका हूँ, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। कॉम्पिटेंसी कंटेम्पररी थ्योरी है और एक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये मैंने आंसर यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अच्छा, फंडामेंटल ऑफ डिसीजन मेकिंग, फंडामेंटल या डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये प्रोसेस 4 टाइम मैं प्रीवियसली रिपीट कर चुका हूँ कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। फंडामेंटल भी वही है, प्रोसेस भी वही है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसको एक दफा देख लें। कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, ये मोटिवेशनल थ्योरी आर वी अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अलाउ टू मैनेज टू फाइंड एंड रिसर्च फॉर पीपल एक्शन। कंटेम्प्रेरी थ्योरी क्या कहती है कि जो एक अभी की थ्योरी है, पहले की जो थ्योरी मोटिवेशन की ये होती थी कि लोगों को कुछ मिलता था तो वो मोटिवेट होते थे, तो अभी की थ्योरी क्या कहती है हमें, वो थ्योरी हम इसमें मॉडर्न थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। ये देख लें, नीचे है मॉडर्न थ्योरी, वहाँ पे ऊपर भी मैंने मॉडर्न का एक मेंशन किया हुआ है कि कंटेम्पररी थ्योरी कहती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या क्या है, गोल सेटिंग थ्योरी, मतलब आप गोल सेट करते हैं, गोल अचीव होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मोटिवेशन मिलती है। सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी ये है कि आप कोई टास्क वगैरह देते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उस टास्क को कर देता है क्योंकि उसका पहले का तजर्बा है तो उसको मोटिवेशन मिलती है। री इंसेंटिव आप रख सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी आप उसको बता सकते हैं, मैं इससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, नीड थ्योरी एंड मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन थ्योरी है
कि आप किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने आज ऊपर टाइप्स आपको मैंने बताई थी ना मोटिवेशन की, वही यहाँ पे रिपीट हो रही हैं कि इसकी टाइप्स को मेन टाइप्स में इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, डायरेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल है, ओरल एंड रिटन है। फॉर्मल क्या है जी? आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली जो बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो टू वे कम्युनिकेशन का मकसद है, उसी टॉपिक की डिस्कस करें। इनफॉर्मल ये है कि आप किसी दोस्त से डिस्कस करें या ऑफिस के कुलीग से डिस्कस करें, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। डायरेक्टिव कम्युनिकेशन आप अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्कस करते हैं। जब आप किसी हायर अथॉरिटी से डिस्कस करते हैं, ये जूनियर से, तो आप एक प्रॉपर उसका वे ऑफ डिस्कशन अलग होता है, तो वो कम्युनिकेशन अलग होगी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आप एक मतलब इंटरनल रिसोर्सेज में रहते हो, एक्सटर्नल अबाउट ऑफ द इंटरनल अगर डिस्कशन करते हैं तो इंटरनल। ओरल एंड रिटन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन अलग से है। एग्जाम्पल, आप क्यों करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप करते हैं वो कम्युनिकेशन में आती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, टीम मीटिंग्स हैं, रिमोट वर्क है, फीडबैक है, सोशल इवेंट है, कॉन्फ्रेंसिस है, टेलीफोन कॉल्स है और परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं। रीजंस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इसमें रीजंस क्या है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को समझने की? क्या अगर यह कम्युनिकेशन आप करते हैं तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपको क्लियर रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा हो जाता है, आपका एक डायरेक्शन आपकी क्लियर हो जाती है, आपके एम्प्लॉय को क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। कम्युनिकेशन करने से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होती है। पब्लिक इंप्रेशन आपका बेहतर होता है। उसके बाद रिजॉल्व इशू। टाइप ऑफ प्लानिंग मेरे भाई, ये यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बहुत दफा रिपीट हुआ है। प्लान, प्लानिंग, प्लान, प्लानिंग, प्लान, प्लानिंग, पहले भी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे प्लानिंग की टाइप्स हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मिडिल टर्म प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है, ऑपरेशनल प्लानिंग है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, जनरल प्लानिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग है, फंक्शनल प्लानिंग है, पोस्ट प्लानिंग है, सिंगल यूज प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग है। अगर आप इस वर्ड को देखते जाए ना, इसके मुतालिक आप लिख सकते हैं कि इसमें प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंट्रोलिंग। देखें वो कंट्रोलिंग के फिर फंडामेंटल वही आ गए कि सेटिंग द स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस, फंडामेंटल कंट्रोलिंग या कंट्रोल करने का तरीका, टाइप्स, बहुत टाइम पहले भी आ चुके हैं। लेकिन टूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करें कि टूल्स क्या क्या हैं। यहाँ पे टूल्स हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट, ऑडिट, परफॉर्मेंस रिव्यू, आउटपुट कंट्रोल, और ये तमाम तर चीज़ें। इसको थोड़ा सा आप ना अगर वीडियो को पॉज करके पढ़ लें तो आपको यहाँ ये, क्योंकि इतने कंट्रोलिंग टूल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कंट्रोलिंग फंडामेंटल से रिलेटेड ज़रूर आ रहा है, लेकिन टूल्स आप एक जगह पे क्वेश्चन एक आया था कि टूल क्या क्या है, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके कंट्रोल कर सकते हैं आप। मैनेजमेंट, ऑडिट, ऑडिट करके कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि काम हो गया उसका ऑडिट करें, तमाम डाटा कलेक्ट करके। आउटपुट कंट्रोल, रिजल्ट क्या है उसके तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये तमाम तक कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, जो एक दो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हुए वो मैं आंसर यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। गोल सेटिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि जिसका क्वेश्चन अगर पार्ट में डिवीजन आके आपको क्वेश्चन आ जाए या डिफरेंट तरह की क्वेश्चनिंग में आप लोगों से पूछा जाए, तो ये बेसिकली गोल सेटिंग थ्योरी क्या कहती है? आइडेंटिफाई, प्रिपेयर ऑफ गोल्स। अच्छा, टास्क परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ पे डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाई द एंड प्रिपेयर ऑफ द गोल, मीट विद एम्प्लॉइज, डेवलप अ प्लान यूजिंग स्मार्ट मॉडल। ये बेसिकली प्रोसेस हैं गोल सेटिंग के। आप मकसद आइडेंटिफाई करते हैं गोल का, फिर आप उस बंदे से मिलते हैं जिसको आपने गोल देना है, जिसको आपने टारगेट देना है। फिर आप प्लान बनाते हैं स्मार्ट, कि क्या स्पेसिफिक है, एक स्मार्ट मॉडल के थ्रू आप प्लान बनाते हैं। स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है, अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है, रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है, इसमें टाइम बाउंड है। ये पांच चीज़ें मिलकर स्मार्ट मॉडल बनाती हैं, ये आपने बनाना है। उसके बाद प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, आप उसको फीडबैक देते रहें। ये चार स्टेप्स हैं गोल सेटिंग थ्योरी के। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे मकसद, किस वजह से आप गोल सेट कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद आप जिस बंदे को गोल देना जा रहे हैं वो डिफाइन करेंगे। आपने प्लान बना लिया, उसको फिर प्लान हैंड ओवर कर दिया उस बंदे को। उसके बाद आपने फीडबैक लेना है रिजल्ट के, क्या बना, किस तरह हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, ये सारी चीज़ें। प्रिंसिपल क्या है? क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक। प्रिंसिपल इसके मतलब असूल क्या क्या है? क्लैरिटी, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको गोल सेटिंग करने से कि आपको कहाँ जाना है आपने। चैलेंज, आप चैलेंज दे पाएंगे कि आपने इसको ब्रेक करना है। कमिटमेंट, फीडबैक, ये तमाम तर चीज़ें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो गोल सेटिंग खुद बता रहा है यार कि इसका इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंपनी को गोल सेट अगर करके दिया जाता है तो एम्प्लॉई आपका बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। आपकी तमाम तर टीम एक विजन के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी। आपके तमाम तर गोल्स और टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएंगे, बड़े टारगेट जो हैं, मीट डिज़ायर रिजल्ट, आप जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है, लेस एम्प्लॉय स्किल्स एंड कंपिटेंसीज। अब यहाँ पे क्या होता है, आप जब गोल्स देते हैं किसी को तो उसमें क्या पता कंपिटेंसी है या नहीं, ये भी बड़ा मैटर करता है। रोल ऑफ मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं या बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, उनका रोल क्या क्या है? वो बेसिकली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट की जीडीपी पे इंक्रीज कर रही हैं, वेल्थ क्रिएशन कर रही हैं। जो इंटरप्रेन्योरशिप की रूल्स थे ना, इंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स थे, वो ही इंटरनेशनल के भी आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में एक चीज़ का इजाफा हो जाता है कि इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक ऑडियंस की रीच बढ़ जाती है, ग्लोबल कस्टमर को आप रीच कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस बेसिकली लोकल बिजनेस है, छोटे लेवल पे आप 5-10 लोग हैं काम कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस आता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या स्मॉल बिजनेस की। इनिशियल लेवल पे हर बिजनेस ही स्मॉल होता है और उसके लिए एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। री इन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एक कंपनी चल रही है, वो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है या अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई इनोवेशन करती है, तो या अपने एक बजट, एक पैसा आता है कहीं से और वो एक्सपैंड करती है अपनी प्रोडक्ट को। वो बेसिकली कहा जाता है री इन्वेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो नई प्रोडक्ट और नई क्रिएटिविटी और नई इनोवेशन के साथ अगर एक्सपैंड होती है तो उसको कहा जाता है री इन्वेंटिंग। आप स्प्रिंग 2016 में देख लें, 1 2 3 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रेफरेंस दे दिए है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। बाकी जो नहीं रिपीट हो रहे वो मैं आंसर आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। मैनेजर फेस प्रॉब्लम व्हेन गोइंग ग्लोबल। देखिए, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमने एक सब्जेक्ट मैंने कवर किया था, एक टॉपिक जिसमें था कि इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए, आप एक आसान सा क्वेश्चन है, आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? आपको लैंग्वेज बैरियर आ सकते हैं, आपको जुबान नहीं आती होगी उस कंट्री की। कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, कल्चरल है, उनका कल्चर किस तरह का है, वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको एक्सचेंज रेट्स और इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको गवर्नमेंट के रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिफरेंट तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए टाइम डिफरेंट है, वहाँ का टाइम जोन, आपको वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको सैलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन, आपको टैक्सेस की पेमेंट, आपको इंश्योरेंस, मेडिकल, ये तमाम तर चीज़ें पे करने के इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन वर्क प्लेस। देखिए, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि किसी कंपनी के अंदर मेल भी काम कर रहे होते हैं, फीमेल भी काम कर रहे होते हैं। तो अगर जेंडर डाइवर्सिफिकेशन अगर आप फ़र्क ख़त्म कर दें इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस के अंदर, तो वो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जी, बेसिकली जेंडर डाइवर्सिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, इंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा था कि फीमेल को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं बिजनेस करते हुए। तो यहाँ पे वर्क प्लेस के ऊपर काम करते हुए एक मेल और फीमेल को क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्या क्या बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं जेंडर डाइवर्सिफिकेशन, जो फ़र्क है, अगर मेल काम करें फीमेल भी हायर कर लें तो क्या क्या इसमें बेनिफिट्स इनको हो सकते हैं। यहाँ पे है वाइडर टैलेंट पूल। जाहिर बात है, कुछ ऐसा स्किल होगा जो फीमेल के पास होगा, मेल के पास नहीं होगा, तो वो अगर इनपुट करती है तो एक बहुत वाइडर पूल उनको मिल जाएगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, इनहेंस कोलैबोरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ज़ाहिर बात है, जब नया बंदा आएगा, नए आइडिया के साथ आएगा, नई इनोवेशन के साथ आएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग होगा, हर एक बंदा अपना नेटवर्क लेकर आएगा, फीमेल है वो अपना नेटवर्क लेकर आएगी, मेल अपना नेटवर्क लेकर आएगा। फीमेल की वॉइस इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, आप कॉल सेंटर्स में देखें फीमेल्स हैं तो वहाँ पे देखें कस्टमर पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो फीमेल्स को, बहुत फीमेल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है, तो इसलिए वो एक बड़े बड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। तो ये एक जेंडर डाइवर्सिफिकेशन को ख़त्म करके, एक प्रॉब्लम्स ख़त्म करके बेनिफिट हासिल किए जा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे ख़त्म होगी? आप अपने जो वैल्यूज़ हैं
वो कभी भी मेल और फीमेल ना करें, आप मिक्स अप करें। जो भी बंदा इस टारगेट को अचीव करेगा उसको ये बोनस मिलेगा, ये इंसेंटिव मिलेगा, इसके लिए फीमेल मेल की कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जेंडर कोड अपनी कल्चर के अंदर, कंपनी के अंदर खत्म कर दें। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को 3 दफा रिपीट हुआ है। दिस प्रैक्टिस अलाउ एम्प्लॉय टू ओनली इन्वॉल्व मैनेजर स्पेसिफिक इशू, ये डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप कोई भी डिस्प्यूट होता है कंपनी के अंदर दो बंदों के दरमियान, तो वो बेसिकली कन्फ्लिक्ट उसको कहा जाता है। और कन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। उसको कैसे किया जाता है, पहले आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर कन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करने का इन्वेस्टिगेट करें आप, फिर डिसाइड करें कि कैसे टैकल करना है, फिर हर जिन बंदों के दरमियान है उनको बोलने का मौका दें दोनों को। फिर उन दोनों में से आप जब बोल लेंगे तो आप देखेंगे क्या पॉजिटिव चीज़ों में दोनों ओके कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर आप देखेंगे आप कैसे उनसे ओके करवा सकते हैं। अगर ओके कर लें तो वेल एंड गुड, फिर उसके बाद आप देखेंगे उनको कैसे ओके करवा सकते हैं। उसके बाद आप वैल्यूएट करेंगे क्या वो प्रॉब्लम फिर तो नहीं हुई, तो वो कोई प्रॉब्लम दोबारा ना हो उसके लिए क्या आप प्रिकॉशंस पहले कर सकते हैं वो आप मेजरमेंट कर लें। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को करने का। स्टाइल क्या है, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप एक बंदे से दूसरे बंदे को कोलैबोरेट करके आप मसला हल कर सकते हैं। आप कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार चलें आप ये अगर कर लें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे कंपटीशन आप कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर दें। अकोमोडेटिंग कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई इशू है तो आप अकोमोडेट कर सकते हैं, दूसरा बंदा भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए। इस तरह से कन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। कंप्रोमाइजिंग आप करवा सकते हैं कि चलो यार खैर है कोई बात नहीं, इसमें ये अगर कमी है तो कोई बात नहीं, ये सीख लेगा। कंप्रोमाइज करवा के आप इस चीज़ को कर सकते हैं। रोल ऑफ लीडरशिप इन इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के रोल क्या है? देखिए लीडर्स, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, काम की जो टीम मैनेज करती है उसमें लीडरशिप या मैनेजर का क्या रोल होता है? ऑर्गेनाइजिंग वर्क है, कम्युनिकेटिंग गोल्स है, डेलीगेटिंग टास्क है, एलोकेटिंग। देखिए जो जो चीज़ें मैनेजर कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिपोर्टिंग प्रोग्रेस है, गोल मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, वर्क मैनेजमेंट है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसको बेसिकली लीडरशिप या मैनेजमेंट भी किया जा सकता है इफेक्टिव टीम मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 2017 का। यहाँ पे 2017 के 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब एक क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुआ उसका मैं आंसर करता हूँ। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है ये सर्टेनिटी, ये टॉपिक्स हैं 5 नंबर्स के। ये क्वेश्चन 3 दफा रिपीट हो चुका है। सर्टेनिटी, नो डाउट एट ऑल प्लान्ड। सर्टेनिटी क्या है बेसिकली कि आपका हर एक चीज़ प्लान्ड है। कोई चीज़ आ जाती है तो आपको पता होगा यार ये पहले की प्लान मैंने की हुई है। रिस्क, समथिंग अनप्लेयर अनप्लेजेंट माइट हैपन, कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, तो वो रिस्क है। अनसर्टेनिटी, आपको मेजरमेंट रिजल्ट किया कि शायद ये इतने परसेंट तक चला जाए या इतने परसेंट तक ना जाए, तो अनसर्टेनिटी है। उसके बाद डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है? एक डिसीजन के अंदर आगे दो डिसीजन है, दो डिसीजन के आगे सब डिसीजन है, उसके आगे आउटकम है। एक ट्री बनाया जाता है किसी भी आउटकम को मैप करने के लिए कि ये रिजल्ट अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो ये रिजल्ट आ सकते हैं, ये डिसीजन से ये रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। मैंने ये क्वेश्चन को तकरीबन अभी तक इतनी बार मैंने रिपीट होता है देखा है। इस क्वेश्चन को अगर लाजमी आप तैयार करें, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। मैं आपको कंसेप्ट डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि हर एक टर्म का अलग टाइप है। ये है ऑटोक्रेटिक, डू एज यू टोल्ड। ये बेसिकली लीडरशिप स्टाइल ये है कि आप जो कह रहे हो वो करके दिखाओ। डेमोक्रेटिव, एवरीवन चांस टू कंट्रीब्यूट। ये स्टाइल ये है डेमोक्रेटिव कि हर एक बंदा आए, हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करे, हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिव मुझे स्टाइल लीडरशिप का अच्छा लगा। लेजिस फेयर, ये है हर एक एम्प्लॉय के ऊपर डिसीजन छोड़ देता है लेकिन सपोर्ट करता है। अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा है उसको सपोर्ट करेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है कि हर एक बंदे को इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको उसके टाइम की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है। तो वो लीडरशिप स्टाइल
आ जाएगा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है कि जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये ऊपर भी वही डिस्कस हुआ है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है जो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल को फोकस करता है कि ये हो जाए, बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल है। कोचिंग लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, कोचिंग ये है कि कोच करता है, हेल्प करता है, विजनरी विजन मकसद क्या है उसके ऊपर लेके जाता है। सिचुएशनल लीडरशिप है, कभी भी अचानक सिचुएशन आ जाती है, अगर उसके ऊपर काम कर रहा है, सिचुएशनल लीडरशिप है। डेलीगेटिंग लीडरशिप है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है जी, निगोशिएट हेल्पफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय, इन्वॉल्व इन interaction between both, negotiate between tool for organization and employee। ओके, ये बेसिकली हेल्पफुल टूल डिस्कस किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय की ये परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट रोल अदा करेगी और एम्प्लॉय अलग रोल अदा करेगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट आ रहा है 2017 का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जो रिपीट नहीं हुए वे शॉर्ट ओवरव्यू कंसेप्ट दे रहा हूँ। रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग का वही मॉडल है, वही तरीका है कि जो पहले डिस्कस हो चुका है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अल्टरनेटिव सोल्यूशन लेकर आएँ, उस सोल्यूशन के ऊपर बेस्ट सोल्यूशन निकाल के लेकर आएँ, उसको इम्प्लीमेंट करें। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन क्योंकि रैशनल मॉडल आ गया, रैशनल मॉडल में देख लें क्या तब्दीली है। यूज फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप प्रूवन प्रोसीजर। डिसीजन मेकिंग का पहले से जो प्रोसेस चलता आ रहा है, अगर वो डिसीजन उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली होगा, तरीका यही होगा, लेकिन बेसिकली प्रूवन जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट में ये जो ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था, ये ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय, ये बेसिकली काफ़ी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर देगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, प्रेजेंट स्टेट एंड डिजायर स्टेट, मतलब जो चाह रहे हैं हम, जो अभी की स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कहलाएगा। और डेवलपमेंट क्या है कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो डेवलपमेंट है। अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस आप उसको थ्योरी में लिख सकते हैं। कंटीजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप, ये बेसिकली देखें अप्रोचेस जो ऊपर डिस्कस करता आ रहा हूँ उसको अलग अलग भी क्वेश्चन की शेप में उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप ऊपर एक दफ़ा फिर वीडियो बैक करके अप्रोचेस को दोबारा से एक दफ़ा समझ लेंगे अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं। हंगामी अप्रोच ऑफ लीडरशिप या कंटीजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप, लीड अपॉन द सिचुएशन। ये सिचुएशनल लीडर होता है, जो फ़ौरन से जो सिचुएशन आती है उस लीडर को बताया जाता है ये सिचुएशन है, वो उसको रिजॉल्व करने के लिए काम करता है। ठीक है। रिक्वायर्ड ऑफ कंटिजेंसी अप्रोच लीडरशिप, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। मेंटेन लेवल ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन बिटवीन को वर्कर्स, स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर, कंपनी पॉलिसीज। कंटीजेंसी लीडरशिप स्टाइल क्या है, डेलीगेटेड स्टाइल है कि डेलीगेट कर देगा दूसरे बंदे को, या पार्टिसिपेट करेगा खुद से, या बताएगा खुद से, या सपोर्ट करेगा, या अचीव करेगा, आपको रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करेगा। कंसल्टेबल है, कोलैबोरेशन है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये जो 2019 का है, 2019 में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हुआ हुआ, वो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस में ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये यार बहुत सारे दोस्तों ने पूछा हुआ है यार, मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इंस्टीट्यूट को कहा जाता है, कंपनी को कहा जाता है, और ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है किसी भी पूरे प्रोसेस को अलाइन करने को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। सिंपल है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, या करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट को आप मेंशन कर देंगे, ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ये काम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टूल्स आ जाते हैं, सिस्टम्स आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, प्रोसेस आ जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग जो चीज़ को अलाइन करते हैं, जो चीज़ को गोल ओरिएंटेड बनाती हैं। लास्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के ऊपर अलग से वीडियो, कंट्रोलिंग, अब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों इकट्ठे होकर क्वेश्चन आ गया। पहले प्लानिंग का अलग क्वेश्चन था, कंट्रोलिंग का अलग था। तो आपने प्लानिंग और कंट्रोलिंग का देखे 2011 में तीन क्वेश्चन 3, 2013 में क्वेश्चन 6, 2015 में क्वेश्चन 3, वैसे 2012 8, 2013 7, 2014 2, 2015 7।
अगर इसी तरह से अगर आपको मज़ीद नेक्स्ट अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बार अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस अच्छे से नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेकर आऊँगा, बहुत मेहनत होती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, कॉमेंट्स में मुझे बताएँ, अपनी राय का से आगाह करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।